हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं। हमारे 2-3 चैप्टर रहेंगे। ये ज़्यादा डीपली नहीं होगा उसमें, मतलब जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक इजी वे में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक है जो आपका पेपर्स में मोस्टली आता है, वो है इन्फ्लामेशन। जो मोस्टली पेपर में आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, इन्फ्लामेशन क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू एन इंजरी। रिस्पॉन्स होना एक टिश्यू का किसी भी इंजरी से, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो कार्डिनल साइंस होते हैं। कार्डिनल साइन कितने होते हैं आपके? देखो, एक होता है डॉलर, रूबर, कलर, ट्यूमर। ये वाला कलर नहीं है, खाली कॉलर टाइप, ट्यूमर, और आपका फंक्शनल पेजिया, ठीक है। डॉलर, रूबर, कलर, ट्यूमर, फंक्शनल पेजिया, ये आपके क्या है? इन्फ्लामेशन में कार्डिनल साइन है। डॉलर का मतलब क्या होता है? पेन। रूबर का मतलब क्या होता है? रेडनेस। आर से रूबर, आर से रेडनेस। डॉलर कमाने के लिए बहुत दर्द सहना पड़ता है, डॉलर पेन। कलर टेम्परेचर, ठीक है। ट्यूमर स्वेलिंग होती है, नॉर्मल याद रहेगा ये तो। फंक्शनल पेजिया यानी कि मसल्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाना, एक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, वो होता है फंक्शनल पेजिया। ये आपके 5 कार्डिनल साइन होते हैं, 2 2 4 1 5। हाँ, पहले 4 जो हैं वो आपके सेल्सियस ने दिए थे। लास्ट वाला जो एक है वो आपका रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये आपका इन्फ्लामेशन के बारे में। अब 2 टाइप की इन्फ्लामेशन होती है, उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन एक होती है आपकी एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक सेकेंड। 2 टाइप की इन्फ्लामेशन होती है, एक रहती है एक्यूट, एक रहती है क्रॉनिक। एक्यूट कौन सी होती है? जो कुछ टाइम के लिए रहेगी, कुछ टाइम यानी कि आपका 1 और 2 डेज के अंदर ठीक भी हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। क्रॉनिक जो रहती है मंथ टू ईयर तक चली जाती है। मंथ टू ईयर तक जो रहेगी वो आपकी क्रॉनिक रहती है। एक्यूट की बात करें तो फेजेस, एक्यूट की फेजेस की बात करें, सबसे पहली फेज आती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मान लो चोट लग गई, आपका ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड वेसल सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों करती है? ताकि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो बॉडी से। सबसे पहले क्या होगी? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा होगा वेजो डायलेशन। अब वही वेसल्स डायलेट करना शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे वेजो डायलेशन? एक तो हिस्टामिन रिलीज होता है उसकी वजह से, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होगा, जैसे इंजरी होगी हिस्टामिन रिलीज होने से के बाद जो है वेजो डायलेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसी जो है आपकी, वो इकट्ठी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। ये फेज जो होती है, इस फेज में आपको रूबर रेडनेस देखने को मिलेगी और साथ के साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज मिलेगा। थर्ड स्टेज होती है वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाना। ये क्या रहती है? वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाना, यानी कि आपकी ब्लड वेसल जो है वो लीक की हो रही है, यानी कि ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो बाहर जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ये वाली एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, इनके बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाता है। या तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाती है, खुद सिकुड़ेंगी, तो क्या होगा? स्पेस इंक्रीज होगा ना, बीच में फ्लूइड लीक होगा। या फिर हो सकता है इंजरी आपका डायरेक्ट टिश्यू पे लगी हो, डायरेक्ट टिश्यू पे इंजरी हुई हो, या फिर आपका ट्रांसाइटोसिस की वजह से आपके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कराते हैं? ट्रांसाइटोसिस कराते हैं। उसकी वजह से वैक्यूलोवस्कुलर ऑर्गेनल होता है इस टाइप का, वो भी लीकी करा देता है। एक हो सकता है आपका एंजियोजेनेसिस की वजह से, यानी कि नई मेम्ब्रेन, नई जो है आपकी ब्लड वेसल्स बन रही है, उसकी वजह से पुरानी वाली क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है, लीकी हो रही है, ठीक है। नई ब्लड वेसल्स क्या हो रही है? लीकी हो रही है। मैं क्या पढ़ा गई, नीचे देखा ही नहीं। देखो, वस्कुलर परमेबिलिटी फिर से बता देती हूँ, ये आया नहीं था ना वीडियो में इतनी में। वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो आपके एंडोथीलियल सेल जो होती है, ये होती है आपके एंडोथीलियल सेल्स, या तो ये लीकी हो जाएंगी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बीच का जो स्पेस है वो खाली रहेगा, जिससे आपका ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपके एंडोथीलियल पे ही इंजरी हुई हो डायरेक्ट, ये पॉइंट बना के आप लिख सकते हो जो मैं बता रही हूँ। तीसरा हो सकता है वैक्यूलोवस्कुलर ऑर्गेनल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी
फ्लूइड को जो है आपका ब्लड के जो कंपोनेंट्स उनको बाहर निकालने का काम होता है। थर्ड होता है एंजियोजेनेसिस, यानी कि आपकी नई ब्लड वेसल्स बन रही है जिसकी वजह से पुरानी वाली क्या हो रही है, लीकी हो रही है। ठीक है, ये आपके वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाने के रीजंस है। ये पूरा था आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसको आप कितना ही बढ़ा चढ़ा के लिख लो नंबर में अगर आपको कवर करना है, बाकी इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, इसी स्टेज में स्टेसिस हो जाएगी, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा था आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन का। अब बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो आपकी मंथ्स टू ईयर्स तक चलती है, इसकी स्टेजेस की बात करें, फेजेस की बात करें, तो इसमें आपका रहेगा, एक ट्रिक याद कर लो, मराट कोप, मराट कोप। ठीक है, मैं रेड कॉप, कुछ भी करके कैसे भी इसको याद कर लो, इसी से आपकी सीक्वेंस चलेगी सारी। सबसे पहले आता है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में क्या होगा, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये एंडोथेलियल सेल्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, एंडोथेलियल सेल्स हो गई, जो भी आपका जो फ्लूइड कंपोनेंट मतलब जो आपकी डब्ल्यूबीसी वगैरह होंगी वो क्या करेंगी, पेरिफ्री की तरफ मार्जिन होना शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी पेरिफ्री की तरफ। ये होता है मार्जिनेशन, यानी कि मार्जिन पे जाना डब्ल्यूबीसीज का। दूसरा होता है आर से रोलिंग। रोलिंग में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उन एंडोथेलियल सेल्स पे तो होता है आपका लेविस 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 न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं उन पे तो होता है सिलेल लेविस। मान लो ये न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स पे होता है आपका, ये याद करने पड़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स पे होता है सिलेलियल लेविस। और जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उन पे होता है सेलेक्टिन। ऐसे याद करो, एंडोथेलियल सेल सेलेक्ट करके चीज़ों को भेजेगी, तो एंडोथेलियल सेल जो होते हैं उन पे होता है सेलेक्टिन, और जो आपका न्यूट्रोफिल्स होते हैं उन पे होता है सिलाई लेविस। दोनों के दोनों जो होते हैं, इस पे सिलाई लेविस हो गया, इस पे एंडो वो हो गया, ये दोनों के दोनों टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे और डिटैच होती जाएंगी, ये होता है रोलिंग। ठीक है, सिलाई लेविस न्यूट्रोफिल्स पे और एंडोथेलियल पे सेलेक्टिन, टेम्परेरी बॉन्ड बनेगा और आपका वो होता जाएगा। तीसरी बात करें तो होता है आपका अडहेशन। एडहेशन में क्या होता है, आपकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके ऊपर कौन सा पी कैम आई कैम प्रेजेंट होते हैं, वी कैम आई कैम। एक सेकेंड, एडहेशन में क्या होगा, ये है एडहेशन, इसमें आपके एंडोथेलियल सेल्स पे वी कैम आई कैम प्रेजेंट होते हैं, वी कैम और आई कैम। और जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं उन पे क्या प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं आपकी बीटा 1 बीटा 2, ये नाम याद करने। ठीक है, ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, इंटीग्रीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये बाइंड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ बाइंड कर गया, ये होता है आपका एडहेशन। तीसरी स्टेज बात करिए, टी से आपका ट्रांससाइटोसिस या ट्रांसमाइग्रेशन बोलो, ट्रांसमाइग्रेशन जिसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उन एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू जो है बाय पी कैम की वजह से क्या होता है, आपकी जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह थी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ द पी कैम की वजह से क्या है, आपकी न्यूट्रोफिल्स बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। पी कैम की वजह से आपकी न्यूट्रोफिल्स क्या कर जाती है, इस एंडोथेलियल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकलना शुरू कर देती है, ये होता है ट्रांसमाइग्रेशन या आपका डायबिटीज। चौथा होता है सी से आपका, सी से क्या रहेगा, कीमोटैक्सिस, यानी कि कीमोटैक्सिन्स की वजह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यही सारा लिख के इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा बिकॉज ऑफ द कीमोटैक्सिन्स, बिकॉज ऑफ कीमोटैक्सिन्स क्या रहेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा। ठीक है, ये था कीमोटैक्सिस। लास्ट वाला आता है, लास्ट सेकंड, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या फेज़ होती है, इसके अंदर जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो आपकी ये तो बाहर निकल गया था, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो क्या करती है, डिलीशियस बना देती है बैक्टीरिया के लिए कि बैक्टीरिया इसको खाने के लिए आए, मतलब ऑप्सोनाइजेशन प्रोटीन होती है, ऑप्सिनिन प्रोटीन का रिलीज होता है, जिस किस लिए किया जाता है कि बैक्टीरिया उस न्यूट्रोफिल्स को क्या समझे, डिलीशियस समझे और उसे खाने के लिए आए। ठीक है, टू मेक इट डिलीशियस फॉर न्यूट्रोफिल्स, बैक्टीरिया को डिलीशियस बनाया जाता है
अब न्यूट्रोफिल जो हैं उसको खाने जाएंगे कब, जब न्यूट्रोफिल्स जो आपका बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को डिलीशियस प्रोटीन के साथ मिक्स कर दिया जाएगा जिससे वो डिलीशियस बन जाएगा और जो है आपका बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो इसको एंगल्फ करेंगी। ये होता है ऑप्सोनाइजेशन। लास्ट होती है आपकी फैगोसाइटोसिस, जिसमें आपका जो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, जिसमें आपकी न्यूट्रोफिल्स क्या करें, उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करिए, खा रही है। ठीक है, ये होता है आपका लास्ट। एक बार फिर से रिवीजन में ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्फ्लामेशन होती क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू एन इंजरी। उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहले डॉलर होती है, इसको मैंने याद किया था सीक्वेंस से, DR कोट, यानी कि D से डॉलर, R से रूबर, C से कलर, O कोट, O को साइलेंट, T से ट्यूमर, F से फंक्शनल फेज या लास्ट F ही बच जाएगा। ठीक है, इसके बारे में इनके बात बताने हैं। डॉलर कमाने से पेन होता है, डॉलर कमाओगे तो पेन तो सहना पड़ेगा। रूबर रेडनेस, कलर, टेम्परेचर, ट्यूमर, स्वेलिंग, फंक्शनल फेज या फिर एक्टिविटी डिक्रीज होना। दो टाइप की इन्फ्लामेशन हमने पढ़ी, एक एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है। एक्यूट में क्या होगा आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर वैसो डायलेशन एंड देन वैसो वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज रहेगी। जब क्रॉनिक पढ़ा वो मंथ्स टू ईयर्स तक चलता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसमें न्यूट्रोफिल सेल्स का रोल रहेगा मेनली। जो आपका क्रॉनिक रहेगा उसके अंदर आपकी मैक्रोफेजेस का रोल रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा, मैक्रोफेजेस का। क्या होता है ब्रेड को वो याद रखनी है सीक्वेंस। हमसे मार्जिनेशन पे जाएंगी, WBCR से रोलिंग यानी कि उस पर सिलाई, लेविस एंडोथेलियल सेल्स पे सेलेक्टिन्स, दोनों के दोनों टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे और डिटैच होती जाएंगी। एडेशन में क्या होगा, उसका वी कैम आई कैम किसके साथ, एंडोथेलियल सेल्स का वी कैम आई कैम आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके β1 β2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, अडेयर कर जाएगा। ट्रांसाइटोसिस में क्या होगा, ट्रांसाइटोसिस यानी कि जो भी आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपकी क्या होंगी, पी कैम की मदद से उन एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। सी से क्या होगा, सी से आपका, सी से क्या था, कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिन्स की वजह से क्या होता है आपका जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा। ठीक है, कीमोटेक्स। ट्रांसमाइग्रेशन हो गया, कीमोटेक्सिस की हो गया। ओ से ऑप्सोनाइजेशन, प्रोटीन डिलीशियस प्रोटीन लगा देना बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो डिलीशियस हो जाए, न्यूट्रोफिल्स उसको एनगल्फ कर ले, एनगल्फ करने के प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये हमने पढ़ा था। एक्यूट इन्फ्लामेशन के मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के बारे में बात करें, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन पूछ लिया जाए पूरा 10 नंबर में 5 नंबर, तो क्या बना के लिखोगे, ऐसे एक्यूट 5 नंबर में ही पूछ सकता है। तो एक्यूट में आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिखनी होंगी। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले सीरस होता है, सीरस यानी कि लिक्विड टाइप रहेगा, येलो स्ट्रो लाइक, सीरस येलो स्ट्रो लाइक। दूसरा होता है फिब्रिनस, एक्सुडेट रिच इन फिब्रिन। तीसरा होता है सुपरेटिव प्यूरुलेंट, सुपरेटिव प्यूरुलेंट यानी कि पस टाइप। चौथा रहेगा अल्सर्स। ठीक है, सीरस, फिब्रिनस, सुपरेटिव, अल्सर्स। ठीक है, ये 4 टाइप की आपकी मॉर्फोलॉजी रहेगी। ये था आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन। देखो भाई, ये फेजेस जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की मैंने सिर्फ डेफिनेशन यहाँ दी है, ये फेजेस भी आपके एक्यूट की है, सो सॉरी। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन बहुत छोटा सा है, ये पूरा एक्यूट है, तभी तो मैं बोल रही थी, दिमाग में बात वही चल रही थी कि एक्यूट इन्फ्लामेशन 10 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि ये चीज़, सो सॉरी। एक्यूट इन्फ्लामेशन पूरा बड़ा रहेगा, जितना भी हमने पढ़ा है वो एक्यूट के बारे में, क्रोनिक के बारे में सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी है। ठीक है, पहले आप ये ब्लड वेसल्स के अंदर वस्कुलर इवेंट्स होते हैं, ये होते हैं आपके सेलुलर इवेंट्स, बस ये याद करो। ये फेजेस होती है वस्कुलर इवेंट्स की और ये फेजेस रहती है आपकी सेलुलर इवेंट्स की। ठीक है, बस क्रॉनिक अब पढ़ेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन छोटी सी ही है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में मंथ्स टू ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ठीक होने में क्योजेस क्या रहेंगे, कारण क्या हो सकता है, लंबे टाइम तक कोई आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो या कोई सिलिका टाइप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, तो इम्यून डिजीज़ है पेशेंट को, रेसिस्टेंट इन्फेक्शन है, पुराना इन्फेक्शन फिर से आ रहा है, तो ये कारण हो सकते हैं कि इन्फ्लामेशन क्रॉनिक हो जाए। ठीक,
इसमें मोस्ट सेल्स इन्वॉल्व आपकी मैक्रोफेजेस रहती हैं, ठीक है, उसमें न्यूट्रोफिल्स थी और इसमें मैक्रोफेजेस। दो पाथवे रहेंगे इसमें, M1 और M2 पाथवे। M1 पाथवे को हम क्लासिकल पाथवे बोलते हैं। M2 जो पाथवे होता है वो होता है आपका अल्टरनेट। M1 क्लासिकल होता है, M2 अल्टरनेट होता है। क्या रहेगा आपका, जैसे ये है माइक्रोब है, जैसे माइक्रोब ने जो है एंटीजन प्रोड्यूस किया, माइक्रोब है उसने एंटीजन प्रोड्यूस किया, ये एंटीजन है माइक्रोब का। ये क्या करेगा, आपकी सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके काम करेगा, डोर लाइक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे, ये आपके मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस के डोर लाइक रिसेप्टर्स पे जाके एंटीजन काम करेगा, जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा तो अंदर से जो है आपकी एक्टिवेशन होने के बाद टी सेल्स रिलीज होंगी, टी सेल्स रिलीज होंगी, ठीक है, टी सेल्स रिलीज होंगी और फिर आपका रिएक्शन होगी स्पीसीज और साइटोकाइंस, फिर आपकी इन्फ्लामेशन वगैरह लीड करेगी, ठीक है। ये था इसमें, बस इसमें और कुछ नहीं है। M1 में तो ये पाथवे बनाओगे। M2 की बात करें तो अल्टरनेट पाथवे होता है। M2 में क्या रहेगा, आपकी टी सेल्स जो है IL-4 और IL-3 को एक्टिवेट करती हैं, 13 को एक्टिवेट करती हैं, IL-4 और IL-13 को एक्टिवेट करती हैं। टी सेल्स आपके IL-4 और IL-13 को एक्टिवेट करती हैं और ये आपके साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। ये है आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दो टाइप की होती है, ग्रैनुलोमेटस जिसमें ग्रैनुलोमा बनेगा और एक नॉन ग्रैनुलोमेटस जो कि सिंपली रहेगी, ठीक है। बाकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इतना पूछा नहीं जाता, मेनली आपका एक्यूट पूछा जाता है, वो एक्यूट हमने पढ़ लिया। क्रॉनिक हो गया ना, क्रॉनिक में M1 M2 पाथवे रहेंगे। M1 में क्लासिकल जो कि आपका डोर लाइक रिसेप्टर्स पे जाके एंटीजन लगेगा और आपका टी सेल्स को, इसमें टी सेल्स एक्टिवेट होंगी। बाकी M2 में IL-4 IL-13 की हेल्प से जो है प्रोसेस चलेगा। बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। ये था आपका इन्फ्लामेशन का कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। और उस चीज़ को ध्यान रखना, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी ना, ये सेलुलर इवेंट्स हैं और ये वस्कुलर इवेंट्स हैं, ठीक है। क्रॉनिक के बारे में सिर्फ ये डेफिनेशन थी और क्रॉनिक के बारे में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा जो बताया है वो है। मेनली आपको एक्यूट पढ़ना है। एक्यूट में दोनों की ट्रिक बना दी थी, पहले ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, फिर डायलेट होंगे, फिर परमेबिलिटी बढ़ेगी, इसमें मैराट कोप वाली, ठीक है। ये था कंप्लीट इस चैप्टर का एंड।